हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से नए लेक्चर फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज हमारा डे 3 है, लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो फिलहाल हम ये जान चुके हैं कि किसी भी बॉडी में दो टाइप का चार्ज होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। क्लियर हो गया। और हम लोग देखो कूलम ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि जब भी दो सेम चार्ज बॉडी को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं तो एक दूसरे को रिपल करती है, और जब दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो कूलम ने इन दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है ना, जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, जब दो बॉडी एक दूसरे को रिपल कर रही है तो कुछ ना कुछ फोर्स से रिपल करेंगी। तो कितने न्यूटन के फोर्स से दो बॉडीज, चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपल करेंगी, तो इस फोर्स के बारे में बताया कूलम ने। तो आज हम लोग इसी फोर्स को निकालना सीखेंगे। लेकिन देखो ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है दो चार्ज बॉडी के बीच में, वो मैग्नीट्यूड में कितना होता है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। अभी उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी हम डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कूलम ने बोला अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब कि उनके साइज के कंपैरिजन में उनका सेपरेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हर कोई बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है। मान लो एक ट्रेन है, आपको पता है ट्रेन का साइज कितना बड़ा होता है। ट्रेन ने अगर सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी है तो उस समय एक ऑब्जेक्ट बोलोगे ट्रेन को। अगर उतनी बड़ी ट्रेन 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है तो उस समय 1000 किलोमीटर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ट्रेन कितनी इतनी छोटी सी हो जाएगी ना, तो उस समय वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो क्लियर हो गया ना आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। खैर, तो कूलम ने बोला अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक को Q1 ले लेते हैं, एक Q2 ले लेते हैं, रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो रेस्ट में लेना पड़ेगा, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो ये दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है। मान लो पहला चार्ज पॉजिटिव होता, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता, तो एक दूसरे को रिपल करते। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव होता तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते। तो मैंने इसलिए साइन यूज़ नहीं किया। साइन यूज़ करने से एक कन्फ्यूजन जनरेट होगा कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तो जनरल कंडीशन ले रहा हूँ मैं। तो दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं रेस्ट में, तो इन पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है बच्चों F, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन साइन पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मतलब कि आप लोगों ने यहाँ पे साइन यूज़ नहीं करना है अभी, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। अगर +2 कूलम है तो सिर्फ 2 लिखोगे, -7 कूलम है तो सिर्फ 7 लिखोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज़, इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस r है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कुछ उसी तरीके का है। वहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता था, यहाँ Q1 Q2 आएगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे भी लगता है, उधर पे भी लगता है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंबाइन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा भैया, Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, r²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो कमेंट में आप लोग बताइए। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा ना तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा K, साथ में Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, r², ठीक है। अभी जो आपका K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, इसी को बोलते हैं K is the constant of proportionality and K is called, देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और K एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे चार्ल्स अगस्तियन कूलम, ये अंकल दिख रहे हैं आप लोगों को ना, यही है आपके चार्ल्स अगस्तियन कूलम। इन्होंने जो लॉ दिया था 1785 में दिया था। तो इन्होंने बोला जो ये के कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यू भी तो होती होगी। तो उन्होंने देखा कि ये जो के कांस्टेंट है ना, तो के की जो वैल्यू है ये निकलेगी कैसे। तो उन्होंने देखा कि जो के की वैल्यू है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, के की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे ही कूलम ने दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदला, वाटर ले लिया, कभी वुड ले लिया, तो अलग अलग मीडियम के लिए जो फोर्स है, चार्ज वही लिए, डिस्टेंस वही ली, सिर्फ मीडियम बदला तो फोर्स की वैल्यू बदलने लगी। दूसरी चीज़ जो के की वैल्यू है, उन्होंने देखा कि यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, यूनिट सिस्टम पे, ठीक है। तो के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अब के की वैल्यू निकालनी है तो ये तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो उन्होंने बोला फॉर, अगर हम लोग एक जनरल कंडीशन देखें, ठीक है, अगर मीडियम ले लें, उन्होंने बोला वैक्यूम, ठीक है, अगर हमारा मीडियम वैक्यूम ले लें हम, और एंड एस आई यूनिट सिस्टम ले लें हम, ऐसा यूनिट सिस्टम ले लें। देखो मैं बहुत आराम से चलूँगा, अगर किसी को थोड़ा तेज़ देखना है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1.25x फास्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला अगर हम वैक्यूम और SI यूनिट सिस्टम के लिए देखें तो जो के की वैल्यू आती है ना बच्चों, वो कितनी आती है के की वैल्यू। तो उन्होंने देखा जो ये के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, के की वैल्यू आती है 1/4 पाई, ये है एप्सिलॉन का साइन है, हाँ, और वैक्यूम के लिए नॉट लग जाएगा या एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो के की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर कुछ बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो वैक्यूम और SI यूनिट सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी भी किसी चीज़ के नीचे नॉट या 0 लगता है तो वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वैक्यूम के लिए नहीं देखते तो उस समय क्या होता भैया, उस समय ऐसा कुछ हो जाता, ये देखो, ये नॉट का साइन हट जाता तो ये आप समझ जाते कि किसी मीडियम की के लिए हम देख रहे हैं। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, ये है क्या, इसमें मैं आता हूँ, ठीक है। उससे पहले लिख लेते हैं कि के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, चलो ठीक है। तो जो एप्सिलॉन है बच्चों, ये है क्या, अभी तो फिलहाल मैं एप्सिलॉन जो है इसमें बाद में डिटेल में एक पूरा लेक्चर बनाने वाला हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग ये समझो कि जो आपका ये एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी, हाँ, परमिटिविटी। अगर नॉट की बात कर रहा हूँ ना, अभी भी मैंने वैक्यूम के लिए देखा है, तो इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, VACUUM। बहुत सारे लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं, या फ्री स्पेस भी कह सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 8.85, कहीं कहीं पे 55 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 4 लिखा होता है, वैसे 8.8551, चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8551 इंटू 10⁻12। और यूनिट जो होती है ना, एक इंटरेस्टिंग यूनिट बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ी नहीं होगी, फैराड, एफ मतलब फैराड मीटर इनवर्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ से देखा जाए तो इसकी यूनिट तो कुछ और आएगी, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ इसकी यूनिट, फैराड मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट पता चल गया ना, तो यहाँ से आप लोग के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज तो हमारा के कितना निकल जाएगा, देखो के इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, तो 1 देखो जरा ध्यान से, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब ये वैल्यू आप रख लोगे, इंटू का साइन है, तो इसको रखने के बाद कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आती है, 9 आती है।
9 इंटू 10⁹। और इसकी जो यूनिट आती है देखो ना, चलो मैं पहले यूनिट लिख देता हूँ फिर निकालना सिखाऊंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट आती है, ठीक है ना। तो के की जगह आप लोग चाहो तो 1/4πε0 रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं फिर। तो देखो फिर यहाँ से इक्वेशन थर्ड में अगर मैं रखूँ तो कैसा आ जाएगा, हाँ तो हो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, देखो कमेंट किया करो, देखो जो भी डाउट होता है आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो। देखो अभी हमने स्पीड कम की है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वैक्यूम के लिए जो कूलम फोर्स है मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और देखो यार उन दोस्तों का भला करो, देखो बहुत दुआएं मिलती है बोर्ड टाइम में। अगर आप लोग को दुआ चाहिए ना, दुआ की बहुत ज़रूरत पड़ती है यार। अपने जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको भेज दो यार, देखो पास हो जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे यार। कॉलेज भी तो साथ करना है, फिर मजे वजे करना है आप लोगों ने, है ना। तो इतना होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/4πε0 आपको याद होना चाहिए, 9 इंटू 10⁹ के इक्वल होता है। अब बात यह आती है कि बच्चों ये ε0 की जो यूनिट है वो फेरेड मीटर इनवर्स तो है, दूसरी वाली यूनिट कैसे निकलेगी, 1/4πε0 की यूनिट मैंने कैसे लिखी, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देख अगर 1/4πε0 की यूनिट निकालनी है ना, देखो मैं सिखा देता हूँ। तो एक काम करो, इसको अलग कर दो, बाकी चीज़ एक साथ ले लो। तो देख 1/4πε0 को तो यही रहने देता हूँ, ये r² यहाँ भेजूंगा तो कितना आ जाएगा बता, f इंटू r² अपॉन ये Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन Q1 Q2, ठीक है। देख फोर्स की यूनिट क्या होती है बता भैया, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, चार्ज की कूलम स्क्वायर, इसलिए मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 1/4πε0 की हमने यूनिट निकाल दी। अब इसको अगर उल्टा कर देते तो ε0 की यूनिट निकल जाती, कैसे देख, ये हमारी निकली है 1/4πε0 की, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दे, चल शॉर्ट में ही बता देता हूँ, हाँ समझदार आप लोग हो ही, ठीक है। 12th में जाते जाते बच्चा अपने आप समझदार बन जाता है, पता है आप लोगों को। एक तुम ही नहीं तन्हा, देखो यार पुराने गाने ना सुन के ही मजा आ जाता है। खैर 1/4πε0 इतना उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, देख तो ये आ जाएगा 4πε0। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी देख, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो नंबर है ना, प्योर नंबर की यूनिट थोड़ी होती है। तो ε0 की यूनिट जो होती है वो कितनी आ गई देख, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरेड मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो बस कमेंट में जाना है आप लोगों ने और बता देना है, ठीक है। दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ शेयर पक्का करना है यार, ठीक है। देखो मैं कभी आप लोगों से सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा वैसे भी, क्योंकि 12th के बाद आप लोगों ने देखना नहीं है ये चैनल, लेकिन दोस्तों को पक्का शेयर कर लेना, ठीक है। खैर करोगे तो वैसे अपडेट आएगा, और तो क्या है। मैं और कुछ बता रहा था आप लोगों को यार, ठीक है। हाँ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो मैं यहाँ पर कोई 1-2 टर्म आते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये परमिटिविटी क्या होता है, इसमें मैं अलग से एक पूरा लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी टाइम लग जाएगा इसलिए मैं उसमें आ नहीं रहा हूँ। बाकी देखो ये जो चार्ज है ना, आप लोगों को 1-2 बातें और बता देता हूँ। चार्ज की आप लोगों को बताया ना, SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। कभी कभी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है, जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है ना बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम में वो होती है स्टैट कूलम। क्या होती है, STAT स्टैट कूलम, ठीक है। इसी को हम ये भी बोलते हैं बच्चों
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? ठीक है, अब बता भी देता हूं फिर 1 कूलम कितना स्टेट कूलम के इक्वल होगा। तो बच्चों जो आपका 1 कूलम होता है ना बच्चों, ये होता है 3 × 10⁹ किसके बराबर? स्टेट कूलम के इक्वल। या फिर इसी को लिख सकते हो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹, ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, काम की बात है ना, इसलिए बताना जरूरी है, बीच में काम की बात सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों। खैर ऐसी कभी कभी बोलता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोला मैंने, सारे टर्म आपके आगे जाके सीखने वाले हो। हाँ, CGS सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है देखो, स्टेट के बदले आ जाता है यहाँ पर को एब कूलम। क्या आ जाता है बच्चों? AB, एब कूलम। ठीक है, जिन्होंने ना अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ESU के बदले क्या आ जाएगा भैया? EMU। ठीक है, और 1 कूलम इक्वल टू कितना एब कूलम के इक्वल होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब कूलम। ठीक है, या 1/10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब मेन चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। क्या सब जगह कूलम्स लॉ लगता है या कहीं कहीं पे कूलम्स लॉ फेल हो जाता है, उसकी बात करने वाला है। ठीक है, ना मैं इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको, इतना हिस्सा। देखो ये जादू, इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट। ठीक है, तो देखो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। सबसे पहली चीज ना, कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा, मतलब कि चार्जेस का साइज बहुत कम होना चाहिए उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, कूलम्स लॉ तब लगेगा जब चार्ज हमारे रेस्ट में होंगे, अगर चार्ज हमारे रेस्ट में नहीं है तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। तीसरी चीज, ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गया ना, पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई करता है कूलम्स लॉ, और जब चार्ज रेस्ट में है तभी लगेगा। तीसरी चीज, कूलम्स लॉ क्या बता रहा है? फोर्स बता रहा है ना, चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये जो कूलम्स लॉ है ये आपका 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस के लिए काम करता है। ठीक है, अब इससे बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक जा सकती है। मतलब अगर आपकी आर की वैल्यू ना कभी कम हो जाए 10⁻⁻15 मीटर से, तो कूलम्स लॉ आपका होल्ड नहीं करेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगा तो उसको बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियर सेपरेशन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर सेपरेशन। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाओगे। और आपको पता है कि हमारे नेचर में 4 फोर्सेज होते हैं, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बाकी जो 2 बचे हुए न्यूक्लियर फोर्स है वो अलग टाइप के फोर्स है और इनसे खतरनाक फोर्स है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि 10⁻⁻15 मीटर से अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि कूलम फोर्स 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे काम करता है और करते 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 इनफाइनाइट तक काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। कल इसी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के बारे में। मिलता है 9 बजे नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग यार पक्का यार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, रिवीजन कर लो। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जिन्होंने पढ़ा है जल्दी से रिवीजन कर लो। थोड़ा स्पीड बढ़ानी है तो 1.5x कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो सबके हिसाब से चलना है। थैंक यू।